यह कहानी सच्ची है, मेरी अपनी जिंदगी की एक काली रात का हिस्सा। उस रात के बाद से मैं आज भी हर परछाई में, हर अनजानी आवाज में उस दहशत को महसूस करता हूं। मैं एक डॉक्टर हूं, कोलकाता जैसे बड़े शहर में अपनी पत्नी अंजलि और 6 साल की बेटी रीमा के साथ रहता हूं। मेरा नाम अभिनव है। कोलकाता में मेरा ट्रांसफर हुआ था और हम एक नए शहर में नई उम्मीदों के साथ आए थे। शुरुआती कुछ दिन होटल में गुजारे, फिर बहुत ढूंढने के बाद हमें कस्बा इलाके में एक पुराना पर बड़ा सा घर किराए पर मिला। मकान मालिक ने बताया कि यह घर पिछले 10 सालों से खाली पड़ा था, बस कभी कभी सफाई होती रहती थी। घर थोड़ा पुराना था, लेकिन कमरे हवादार और विशाल थे। रीमा को अपने खेलने के लिए बड़ा सा आंगन पसंद आया। अंजलि ने भी कहा कि थोड़ी मरम्मत और सफाई से यह घर रहने लायक बन जाएगा। हम उत्साहित थे। पैकिंग खुली, चीजें अपनी जगह लगने लगीं और धीरे धीरे घर में हमारी जिंदगी की धुन गूंजने लगी। शाम को जब काम से थका हारा मैं घर लौटता, तो रीमा अपने नन्हे हाथों से मेरा दरवाजा खोलती और दौड़कर मेरे गले लग जाती। उस वक्त सब कुछ सामान्य और खुशहाल लग रहा था। कोई नहीं जानता था कि इस घर की दीवारों में क्या भयानक सच छिपा था, जिसे हमारी बेटी, हमारी मासूम रीमा सबसे पहले महसूस करने वाली थी। अंधेरा धीरे धीरे घर को अपनी आगोश में ले रहा था, और उसके साथ ही कुछ ऐसा भी आ रहा था जिसे हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते थे। नए घर में आए हुए हमें लगभग एक हफ्ता हो गया था। रातें यहां थोड़ी ज्यादा गहरी और शांत लगती थीं, शायद शहर के शोर से दूर होने के कारण। रीमा का कमरा हमारे कमरे के ठीक सामने था और दरवाजे हमेशा खुले रहते थे ताकि हम उसे कभी भी देख सकें। शुरुआत में सब ठीक था, पर कुछ रातों बाद मैंने देखा कि रीमा रात में अचानक उठ जाती थी। वो अपनी छोटी सी कुर्सी पर बैठ जाती और खिड़की से बाहर अंधेरे में देखती रहती। जब मैं उससे पूछता, रीमा क्या हुआ बेटा, सो जाओ, तो वह सिर्फ इतना कहती, पापा, वह आदमी फिर आया, और फिर चुपचाप लेट जाती। मुझे लगा शायद नए घर के माहौल से वह थोड़ी असहज है या उसे कोई बुरा सपना आता है। बच्चों को कभी कभी ऐसी बातें हो जाती हैं। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब हर सुबह रीमा के हाथ पर एक नया निशान दिखने लगा। कभी छोटी खरोंच, कभी उंगलियों के निशान, जैसे किसी ने उसे हल्के से पकड़ा हो। मैं डॉक्टर था, मैं जानता था कि यह निशान कोई मामूली नहीं थे। मैंने अंजलि से बात की, उसने भी चिंता जाहिर की, लेकिन हम दोनों कोई स्पष्ट कारण नहीं ढूंढ पा रहे थे। रीमा से पूछने पर वह सिर्फ कहती, वह आदमी ही आता है पापा। एक शाम जब मैं रीमा को नहला रहा था, मैंने उसके कंधे पर एक बड़ा सा लाल निशान देखा, जैसे किसी लंबी उंगली ने उसे छुआ हो। यह निशान पहले के निशानों से बिल्कुल अलग था और मेरे भीतर एक ठंडी सिहरन पैदा कर गया। रात की खामोशी अब सिर्फ खामोशी नहीं थी, बल्कि किसी अनहोनी का संकेत बन चुकी थी। रीमा के हाथ पर बढ़ते निशानों और उसके रोज रात के वह आदमी फिर आया वाले वाक्य ने हमारी रातों की नींद हराम कर दी थी। हम दोनों पति पत्नी ने तय किया कि हम रीमा से इस आदमी के बारे में और पूछेंगे। एक दोपहर जब वह अपनी पसंदीदा गुड़िया से खेल रही थी, मैंने उससे पूछा, बेटा, वह आदमी कैसा दिखता है जो तुम्हारे कमरे में आता है? रीमा ने खेल रोक दिया। उसकी आंखें दूर किसी बिंदु पर टिकीं, जैसे वह उसे अभी भी देख पा रही हो। उसने धीमी, डरी हुई आवाज में कहा, पापा, वह सफेद कपड़े पहनता है, उसका कोई चेहरा नहीं है, बस एक खाली जगह, और उसके हाथ बहुत लंबे हैं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक 6 साल की बच्ची ऐसी बातें कैसे सोच सकती है? लंबे हाथ? मैंने फिर पूछा। हाँ पापा, वो बहुत लंबे हैं, कभी कभी वो मुझे छूते हैं। उसकी मासूमियत मेरे दिल में डर की एक गहरी लहर दौड़ा गई। उसी शाम मैं बाहर टहलने निकला और मैंने अपने पड़ोसी, एक बुजुर्ग बंगाली भद्रलोक, से बातचीत शुरू की। बातों ही बातों में मैंने उनसे अपने किराए के घर का जिक्र किया। उनके चेहरे पर अचानक एक अजीब सी गंभीरता छा गई। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, डॉक्टर बाबू, उस घर में 10 साल पहले कुछ बहुत बुरा हुआ था। एक परिवार रहता था, पति पत्नी और उनकी छोटी बेटी। एक रात अचानक सब खत्म हो गया। कोई नहीं जानता क्या हुआ। बस अगली सुबह पुलिस को घर के दरवाजे अंदर से बंद मिले और तीनों की लाशें। उनकी बात अधूरी रह गई, लेकिन जो उन्होंने कहा
वो मेरे लिए एक चेतावनी थी। रीमा का वह आदमी, उसके निशान और पड़ोसियों का सच, सब कुछ एक भयानक कड़ी में जुड़ता जा रहा था। मेरे घर में मेरी बेटी के साथ कोई अदृश्य शक्ति मौजूद थी। पड़ोसी की बातों ने हमारे डर को और बढ़ा दिया था। रात का हर साया हमें डराने लगा। हमने रीमा के कमरे में रात भर लाइट जलाकर रखना शुरू कर दिया, लेकिन इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। निशानों का आना जारी रहा और रीमा का वह आदमी फिर आया वाला वाक्य भी। एक रात, लगभग आधी रात का वक्त था, मैं अपनी नींद से जागा। अंजलि गहरी नींद में थी। मुझे रीमा के कमरे से कुछ आवाज आई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मैं तुरंत उठकर उसके कमरे की तरफ गया। दरवाजा खुला था, अंदर की बत्ती जल रही थी और रीमा अपनी कुर्सी पर बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। उसके चेहरे पर डर की बजाय एक अजीब सी खालीपन थी, जैसे वह सम्मोहित हो। रीमा बेटा, मैंने कहा, पर उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैं उसके पास गया, उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी उसने धीमी, कांपती हुई आवाज में कहा, आज वह मुझे अपने साथ ले जाना चाहता है। मेरे शरीर में एक झुरझुरी दौड़ गई। उसकी आवाज में वो बचपन की चंचलता नहीं थी, बल्कि किसी और की प्रतिध्वनि थी। मैंने घबराकर खिड़की से बाहर देखा। कुछ नहीं था, लेकिन रीमा की आंखें, वो किसी अदृश्य चीज पर टिकी थीं। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। अचानक कमरे के दरवाजे पर एक धीमी सी खटखटाहट हुई। डर के मारे मेरी सांस रुक गई। मैंने धीरे धीरे दरवाजे की तरफ देखा। मुझे लगा शायद हवा का झोंका होगा, पर हवा तो चल ही नहीं रही थी। मेरी आंखों के सामने दरवाजे के नीचे से एक लंबी पतली सफेद उंगली कमरे के अंदर घुसने लगी। वह इतनी लंबी थी कि दरवाजे के पार से आकर मेरे पैरों को छूने लगी। मैंने दरवाजा खोला और जो देखा वो मेरी जिंदगी का सबसे डरावना पल था। दरवाजे के बाहर कोई नहीं था, लेकिन ठंडी हवा का एक झोंका मेरे चेहरे से टकराया और मुझे महसूस हुआ कि मैं अकेला नहीं था। मेरी बेटी के पीछे, उसकी छोटी सी परछाई से भी लंबी एक और परछाई दीवार पर झूल रही थी। उसके हाथ आसमान तक पहुंच रहे थे। मैंने चीख मारी। मेरी चीख से अंजलि जाग गई और घबराकर मेरे पास दौड़ आई। मैंने तुरंत रीमा को अपनी बाहों में उठा लिया। उसकी आंखें अभी भी खुली हुई थीं, पर वो अब बेहोश थी। उस रात हम एक पल भी उस घर में नहीं रुके। हम सीधे होटल चले गए। अगले दिन सुबह बिना एक पल गंवाए हमने तुरंत घर खाली कर दिया। मकान मालिक से कोई बहस नहीं की, न ही अपनी जमा की हुई राशि वापस लेने की कोशिश की। हम बस उस घर से, उस दहशत से दूर जाना चाहते थे। मैंने रीमा को कई डॉक्टरों को दिखाया, मनोवैज्ञानिक से भी मिलाया। धीरे धीरे उसके निशानों का आना बंद हो गया और वो वापस अपनी चंचल बच्ची जैसी हो गई। पर उस रात की घटना, वह मुझे अपने साथ ले जाना चाहता है वाले शब्द और दरवाजे के नीचे से घुसती वो लंबी उंगली, वो हमेशा के लिए मेरे दिमाग में छप गए हैं। हमने कोलकाता छोड़ दिया। अब हम दिल्ली में रहते हैं। रीमा अब 10 साल की है और उसे उस भयानक समय की कोई याद नहीं है। वह एक खुशहाल बच्ची है, लेकिन मैं जानता हूं और अंजलि भी जानती है कि हमने क्या झेला है। आज भी जब मैं किसी अंधेरे कमरे में होता हूं तो मुझे उस सफेद कपड़े वाले, बिना चेहरे वाले आदमी की कल्पना आती है, जिसके हाथ इतने लंबे थे। मैं यह नहीं जानता कि वह कौन था या वह हमारे साथ क्या चाहता था, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जिस घर में हम किराए पर रहे, उसकी दीवारें सिर्फ ईंटों और सीमेंट की नहीं थीं, बल्कि उसमें एक भयानक अतीत की आत्मा भी कैद थी। वह आत्मा जो किसी और को अपने साथ ले जाना चाहती थी। और हम भाग्यशाली थे कि हम बच निकले। पर क्या हम सच में बच निकले, या उस अंधेरे की आवाज अब भी हमें कभी कभी सुनाई देती है?